हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए हमारी जो एक विशेष श्रृंखला चल रही है उसके कुछ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आप लोगों के एग्जाम के अंदर में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से हमारे क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने इस सेशन को लाइक कर दिया है। प्लीज एक बार सेशन को जिन लोगों ने लाइक कर दिया वो हाथ भी ऊपर कर दीजिए। वो लॉयल बच्चे जिनके वजह से ये सेशन को एनर्जी मिल रही है, जिनके वजह से ये सेशन और ज्यादा जो है वो आगे बढ़ रहा है। रोज हमें एनर्जी मिलती है कि हम कुछ ना कुछ जो है आप लोगों के लिए नया करते रहे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ ऊपर कर देंगे वो सभी बच्चे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। जिन्होंने शेयर कर दिया वो लिख भी देंगे एक बार जल्दी से कमेंट के अंदर में कि जी सर शेयर कर दिया है। ठीक है, अलग अलग जगहों पे जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देंगे सेशन को। ओके, चलिए। तो कंटिन्यूअसली बच्चे जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जिन्होंने शेयर कर दिया वो जरूर लिख दीजिएगा वहां पर में, और टीम प्लीज उनका नाम दिखा दीजिएगा स्क्रीन के ऊपर में भी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 का जो लीक पेपर था 15 मार्च 2024 का, उसके अंदर में क्वेश्चन आया था खीर भवानी उत्सव। ठीक है, ये कहां पर में मनाया जाता है, किस राज्य के अंदर में। अब ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ी देर के अंदर में, बस आप लोग 3-4 मिनट का वेट कीजिए, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूं कि ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व किया जा सकता था। तो भारत में मेला जो है एक खीर भवानी उत्सव, ये किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर में। ये याद रखना है आप लोगों ने। जम्मू कश्मीर के अंदर में श्रीनगर जो शहर है, श्रीनगर, वहां से अगर आप लोग थोड़ा सा करीब 25 किलोमीटर की दूरी के ऊपर में, ठीक है, तुला मुला करके एक गांव है, तुला, ठीक है, मुला, ठीक है, तुला मुला गांव है। वहां पर में आप लोगों को जो है फ्रेंड्स खीर भवानी जो है टेम्पल आप लोगों को मिलेगा, खीर भवानी टेम्पल। तो उस टेम्पल की खासियत यह है कि वहां हिंदू और मुस्लिम दोनों ही इस उत्सव को मनाते हैं, इस मेले के अंदर में शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये एक धार्मिक सौहार्द का और एक सद्भावना का एक बहुत ही अच्छा मिश्रण आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। वैसे हमारे भारत के अंदर में जितने भी लोग हैं ना वो मिलनसार ही है, मिलजुल कर ही रहते हैं। ठीक है, और हमारे इंडियंस के अंदर में ब्लड में ही है कि मिलजुल कर रहना। ये तो कुछ लोगों ने, अंग्रेजों ने और फिर बाद में कुछ पॉलिटिशियंस ने अलग करवा दिया। ठीक है, अदरवाइज भारतीय लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर ही रहते हैं। ठीक है, चलिए। तो खीर भवानी जो है फ्रेंड ये श्रीनगर के अंदर में आपको मिलेगा, खीर भवानी टेम्पल के पास में खीर भवानी उत्सव। ठीक है, तुलामुला गांव के अंदर में। तो ये याद रख लीजिएगा, हो सकता है एग्जाम के अंदर में पूछ ले। अब मैं अभी आपको 2-3 मिनट बाद बताता हूँ ये क्वेश्चन कहां से उठाया गया था, किस तरीके से पूछा गया था। ठीक है, चलिए। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में मैं वो सोर्स दिखाऊंगा आपको। चलिए, 1000+ लाइक्स हो चुके हैं 2 मिनट के अंदर में, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं ओजोन परत के संरक्षण के लिए, ध्यान से समझना मेरी बात को, 2 पॉइंट्स बताऊंगा मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं 2 पॉइंट्स। एक ऐसा कन्वेंशन जो ओजोन परत की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए किया गया था। अब देखो, कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कन्वेंशन मतलब मिलना, एक उनकी जो है बैठक। तो ओजोन परत आप लोगों को हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, उसके सेकंड नंबर की लेयर के अंदर में, मतलब कि आप लोगों का, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन की परत, पतली सी ओजोन की परत है। ये क्या करती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है उनको हमारे पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है, जिससे कि हम लोग यहाँ पर में सुरक्षित रह पाते हैं। ठीक है, तो ये जो ओजोन की परत है अगर ये खत्म हो गई तो हमारे पृथ्वी के ऊपर में जीवन जो है वो रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ओजोन परत के संरक्षण को, उसको बचाने के लिए हमने जो कन्वेंशन किया था वो था वियना कन्वेंशन। ये मैंने पूरा का पूरा पेड क्लास के अंदर में पढ़ाया है आप लोगों को। ठीक है, जितने भी बच्चे जिन्होंने कन्वेंशन पढ़े हैं, मेजर कन्वेंशन, और इसके अलावा मैंने एक नॉलेज कैप्सूल भी लिया है, जितने भी बच्चों ने उसमें पढ़ा हुआ है उनको पता होगा। नॉलेज कैप्सूल के अंदर में भी, और एक अलग से मैंने कन्वेंशन वाला वो भी कराया था ओल्ड बैच में। न्यू बैच में मैं पूरा लाइव वापस से पढ़ाने वाला हूँ, तो आप लोग जितने भी लोग जुड़ना चाहते हो वो लोग सभी लोग जुड़ सकते हैं। तो वियना कन्वेंशन ये कब हुआ था, ये हुआ था 1985 में। चलिए, एक क्वेश्चन और बन गया आप लोगों का, एक नंबर यहां भी मिल जाएगा आप लोगों को। और बताओ आप लोगों को मैं। ठीक है, चलिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हुआ था वियना कन्वेंशन। ठीक है, वियना वियना कन्वेंशन जो हुआ था वो आप लोगों का हुआ था 1985 के अंदर में, कि हमें ओजोन की परत को बचाना है, प्रोटेक्शन करना है। लेकिन कैसे प्रोटेक्ट करे भाई, कैसे प्रोटेक्ट करे, जाके क्या वहां पर में जो है वो हाथ लगा के खड़े हो जाए कि भाई ओजोन की परत जो है वो खराब ना हो। नहीं, ओजोन की परत को बचाए कैसे, उसके लिए एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये बोलता है कि भाई ऐसे सभी सब्सटेंस जो ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाते हैं उनको एलिमिनेट करो, उनको हटाओ, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह जो है ना उनको। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16, ठीक है, आप लोगों का सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर 1987 को जो है फ्रेंड साइन हुआ था। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वियना कन्वेंशन के बाद में।
ये बोलता है कि ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन की परत को खराब करते हैं उनका एलिमिनेशन करना है। वियना कन्वेंशन बोलता है ओजोन की परत को बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है। तो वियना कन्वेंशन पहले हुआ था, ये याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद में उसके आधार पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। अब 16 सितंबर को हुआ था ये साइन। इसी वजह से 16 सितंबर को हम लोग क्या बनाते हैं, ठीक है, ओजोन डे मनाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे। ये याद रखेंगे आप लोग। ओजोन डे कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन हुआ था। ओजोन परत को खराब करने वाले जो सब्सटेंस है उनको हटाने के लिए जो प्रोटोकॉल लागू किया गया था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को बता रहा था कि कहां से ये क्वेश्चन आया था आपका। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में मेला खीर भवानी उत्सव, डी ट्रिपल एस बी के अंदर में जो है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आया था 3 सितंबर 2019 को। इसीलिए कह रहा हूं कि जो भी बच्चे केवीएस डी ट्रिपल एस बी के लिए भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या आगे के लिए तैयारी करना चाहते हैं, टीचिंग परीक्षा इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर, ठीक है, सक्सेस। ये याद रखेंगे आप सभी। तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में खीर भवानी उत्सव जो है वो मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने बताया आंसर, ठीक है, कमेंट में सभी लोग आंसर कर देंगे, हर कोई बच्चा, ठीक है। 1800 के करीब बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स हमारे 6 मिनट के अंदर अंदर में। 1250 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। मैंने आप लोगों को चैलेंज दिया है कि जिस दिन हमारे 5000 लाइव यहाँ पर में हो जाएंगे, उसके अगले ही दिन मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा सेशन जो है वो लूंगा फिर आपको। ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ मॉडरेट फैक्शन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, इन द लखनऊ सेशन। आपको पता है फ्रेंड्स कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है, एक सेशन हुआ था 1916 के अंदर में, ठीक है। कहां पर में हुआ था, ये लखनऊ में हुआ था। ये सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग दोनों ने साथ में मिलकर सेशन ऑर्गेनाइज किया था। ओके, इसी सेशन के अंदर में जो तिलक के द्वारा लीड किए जाने वाले जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे या गरम दल के लोग थे, उनको वापस से कांग्रेस में शामिल करवा लिया गया था। इसके पीछे की कहानी बताऊं कि आप लोगों को, हाथ ऊपर कर दो अगर आप चाहते हो तो जल्दी से। और जितनी देर में मैं बता रहा हूं उतनी देर में अगर 1500 लाइक हो जाते हैं तो फिर मैं आगे वाले क्वेश्चंस के अंदर में भी इसी तरीके से आप लोगों को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में बताता चलूंगा। देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स, ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा बता देता हूं। हुआ इसकी शुरुआत होती है 1907 से, ठीक है। 1907 के अंदर में, ठीक है, सूरत के अंदर में एक सेशन हो रहा था, सूरत सेशन, ठीक है। ताप्ती नदी जो है, तापी नदी, तापी रिवर के पास में। इसमें क्या हुआ कि जो नरम दल और गरम दल के लोग थे, नरम और गरम दल के जो लोग थे उनके बीच में हो गया झगड़ा, ठीक है, इनके बीच में झगड़ा हो गया। नरम दल के जो लोग थे वो इस बात में मानते थे कि हमें अंग्रेजों से प्यार से बात करनी है, लेटर्स लिखने हैं, अपनी मांग को जो है वो सोफिस्टिकेटेड तरीके से रखना है। जबकि गरम दल के जो लोग थे उनका मानना था कि भाई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है, हड़ताल करनी पड़ेगी और बाकी सारी चीजें भी करनी पड़ेगी। तो नरम दल के जो लोग थे, ठीक है, वो इससे सहमत नहीं थे। नरम दल के तरीकों के काम करने के तरीकों से गरम दल के लोग सहमत नहीं थे। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस छोड़ दी। तो इस तरह से कांग्रेस में स्प्लिट हो गया। इसको सूरत स्प्लिट बोला जाता है, सूरत स्प्लिट, ठीक है, सूरत का बंटवारा, कांग्रेस का बंटवारा हो गया था सूरत का। नरम दल और गरम दल के बीच में बात नहीं बन रही थी, इस वजह से इनका बंटवारा हो गया, ठीक है। तो कट्टी हो गई इन दोनों के बीच में। इसके अलावा एक और चीज थी कि नरम दल वाले चाहते थे कि उनके पसंद का जो है वो अध्यक्ष बने, गरम दल वाले चाहते थे उनके पसंद का अध्यक्ष बने। नरम दल की तरफ से अध्यक्ष के रूप में खड़ा किया रास बिहारी घोष को, गरम दल की तरफ से किया गया लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय हार गए और रास बिहारी घोष जीत गए, ठीक है, ये भी चीज हुई थी। अब ये 1907 से, ठीक है, ये जो है कट्टी इनकी चल रही थी। बाद में 1916 के सेशन के अंदर में, ठीक है, वापस से ये गरम दल वाले जो लोग हैं ये कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में वापस से शामिल हो गए। उस समय में ये वाली पूरी की पूरी घटना थी, ये पूरी आपकी। तो 1916 का जो सेशन था उसके अध्यक्ष थे, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। ये याद रखना है आप लोगों ने, अंबिका चरण मजूमदार। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सेशन को लाइक करते रहेंगे अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से आप लोगों को जो है फ्रेंड्स और भी बहुत सारे जो है डिटेल्ड के साथ में मैं आप लोगों को बताता रहूं। तो इसमें आपने कितनी सारी चीजें सीखी। लखनऊ से 1916 का सेशन हुआ था लखनऊ के अंदर में। मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का ज्वाइंट सेशन कहां पर में हुआ था, तो 1916 में हुआ था लखनऊ के अंदर में। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। और मुस्लिम लीग की तरफ से अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है, मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने। इसी के अंदर में गरम दल के लोगों को कांग्रेस में वापस शामिल करवाया गया था, जो कि 1907 के अंदर में अलग हुए थे सूरत स्प्लिट में, ठीक है।
तो 1907 का सेशन कहां पर में हुआ था? तो सूरत के अंदर में हुआ था। ये याद रखना आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों ने यहाँ पर मैं रिस्पांस दिया है, इसी वजह से मैं आप लोगों को आने वाले सेशंस, आने वाले क्वेश्चंस के अंदर में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। 1500 का टारगेट आप लोगों ने कर लिया है पार, ठीक है, 1508 लाइक्स हो चुके हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को और ज्यादा जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे आप लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। सरोजनी नायडू ने इसी समय में, ठीक है, हमारी भोली भाली सरोजनी नायडू जो है, इन्होंने क्या किया, इसी समय में मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का राजदूत कह दिया था। क्या बोला था? ये राजदूत है हिंदू मुस्लिम एकता के, ठीक है, एम्बेसडर है, हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों की वजह से ही वो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ज्वाइंट सेशन हो पाया था। तो भोली भाली हमारी भारतीय नारी, कितनी नारियां है यहाँ पर में भारतीय नारियां, ठीक है, भोली होती है कि नहीं होती है? कितने लोग मानते हैं लड़कियां भोली होती है? फैज क्या वो लगता है आपको? तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स, भारतीय नारियां जो है वो हमारी भोली वाली होती है। अगर मानते तो हाथ ऊपर कर देंगे सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं। तो जिन्ना जो है उनको उन्होंने क्या कर दिया, उनको बोल दिया कि भाई ये हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत है। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट, अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग मनाली को किससे जोड़ती है? ये पिछले लेक्चर में मैंने कराया है, जल्दी से इसका आंसर कर देंगे आप सभी लोग, ठीक है। अटल टनल जो है वो लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, आपको बताना है कि किससे जोड़ती है ये। फास्ट आंसर कर देंगे आप सभी के सभी, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ लड़कियां हाथ ऊपर कर रही है, लड़के लोग हाथ ऊपर नहीं कर रहे? ठीक है, सिर्फ लड़की लोग हाथ ऊपर कर रही है, भोली भाली होती है करके, लड़के लोग हाथ ही नहीं ऊपर कर रहे। तो दो चार कर रहे होंगे, वो भी बाजू में बैठे होंगे कोई, तो उनके दबाव में। चलिए, तो अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग जो है आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है, मनाली से लाहौल स्पीति को जोड़ती है। ये याद रखना है, पिछले लेक्चर में मैंने करवाया था इसको आप लोगों को, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है। अटल सुरंग जो है फ्रेंड्स, इसकी लंबाई आपको बताया मैंने 9.02 मीटर है, किलोमीटर है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 9.02 किलोमीटर। बीआरओ, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन्होंने इसकी स्थापना की है। ये पूरा एनसीईआरटी डू यू नो आप लोगों को आपके कोर्स के अंदर में मिला हुआ है। तो जो भी बच्चे हैं, ठीक है, वो इसका जरूर अच्छे से इस्तेमाल करिए। आप लोग जितने भी लोग पेड कोर्स के अंदर में पढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए हर एक चीज और इसके ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस तक आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी, देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लगाते समय, ठीक है, आप सभी लोगों ने, ठीक है, 1800 लाइक्स तक कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिलकर, तो पक्का मैं इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को इसके ऊपर में देता रहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, ये आप लोगों से पूछा, आप लोगों से बोला है कि सही मिलान नहीं है, जो गलत वाली जोड़ी है वो बताना है आप लोगों ने, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस जो है, ये 5 जून को आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अभी टीआरई 3 के री एग्जाम में भी पूछ लिया, इतना इजी क्वेश्चन, 5 जून सबको पता होना चाहिए कि कब आता है, तो 5 जून को आता है। अर्थ डे जो है फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, तो पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। अगर आप लोगों से वाटर डे पूछ लिया जाए, आया था ना एक बार क्वेश्चन आप लोगों का वाटर डे वाला, याद है आप लोगों को? पानी दिवस, वाटर डे कब मनाया जाता है? तो जल्दी से बता देंगे सभी के सभी, वाटर डे कब मनाते हैं? तो पानी दिवस, जल दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को। उसके एग्जैक्ट एक महीने के बाद में, ठीक है, आप लोगों का अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है, अर्थ डे मनाया जाता है 22 अप्रैल को, ठीक है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है आप लोगों ने। चलिए, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों का, मैंने बोला 10 दिन के बाद में, तो किसी ने 32 मार्च क्यों लिखा? 32 मार्च कब आता है भाई? 10 दिन बाद बोला, मतलब इसके 10 दिन बाद नहीं, ठीक है, इसके एक महीने के बाद में। चलिए, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, एंटी टोबैको डे या नो टोबैको डे, ये कब आता है आप लोगों का, ये बताएंगे आप लोग। ओजोन डे आप लोगों को पता है फ्रेंड कि 16 सितंबर को मनाया जाता है, अभी आप लोगों को बताया था ना। ओजोन डे 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप सभी के सभी, ठीक है, जल्दी बताइए। यहाँ पर मैं संगम की धरती से प्रणाम, चलिए बहुत बढ़िया, आप लकी हो, अभी इतने सारे लोग वहां पर मैं संगम की धरती पर जा रहे हैं और आप वहीं पे मौजूद हो। चलिए, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, एंटी टोबैको डे ये आप लोगों का मनाया जाता है, ठीक है, 31 मई को, ठीक है, 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को। ओके, तो आंसर जो है यहाँ पर मैं जो गलत वाला आपसे पूछा था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 31 मई को तंबाकू निरोध विरोध दिवस मनाया जाता है, एंटी टोबैको डे, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तंबाकू नहीं खाना चाहिए, टोबैको से जो है बहुत सारी बीमारियां होती है, कैंसर और बहुत सारे जो है हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो नो टोबैको कंजम्पशन शुड बी देयर, ठीक है। तो आप लोगों में से कोई है तो नहीं यहाँ पर में जो टोबैको कंज्यूम करता है, गर्ल्स बॉयज कोई ऐसा, ठीक है, चाहे सिगरेट के फॉर्म में, चाहे डायरेक्टली या
इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से टोबैको आप लोगों ने नहीं लेना है। वैसे जो है फ्रेंड्स हमारे भारत एक क्वेश्चन और बनता है, टोबैको जो है वैसे कंज्यूम तो नहीं करना चाहिए, लेकिन टोबैको को लेकर एक रिसर्च सेंटर भी है भारत के अंदर में, ठीक है, नेशनल, ठीक है, ठीक है, टोबैको रिसर्च सेंटर कहां पर में कोई बता सकता है मुझे? ये क्वेश्चन आया था एक बार एक एग्जाम के अंदर में, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहां पर में है? ठीक है, देखो तंबाकू टोबैको वगैरह कहा किसके शौक होते हैं, ठीक है, वो राजा वगैरह वाले लोग जो हुक्का पीते थे वगैरह, ठीक है। तो टोबैको रिसर्च सेंटर जो है आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है, ये राजमुंद्री के अंदर में है, राजमुंद्री में, राजमुंद्री, राजमुंद्री, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर में टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये भी एक लोग आप लोगों से पूछा जा सकता है, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री के अंदर में है नेशनल टोबैको रिसर्च सेंटर, तो एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है। बाकी ये एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन DSSB के अंदर में भी आया था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट आया था, एंटी टोबैको डे कब मनाया जाता है, 31 मई को आता है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। मैंने 1800 का टारगेट दिया था आप लोगों को, आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बहुत बढ़िया। जल्दी से सबसे पहले शेयर कर देंगे आप लोग, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं, तो हम लोग आगे में भी इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें करते रहेंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ोगे तो मैं फिर इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा भी बताता चलूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, आपको बताना है कि आर्कटिक ओशियन जो है बेरिंग स्ट्रेट आप लोगों का किसको किसको कनेक्ट करता है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, आर्कटिक ओशियन से किसको कनेक्ट करता है। देखिए हमारी दुनिया है, मान लीजिए ये हमारा भारत है, ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर में रशिया है, आपको पता है कि इधर साइड से फिर अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका चालू हो जाता है, क्योंकि तो दुनिया गोल है ना, तो हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पर में है आर्कटिक ओशियन ऊपर में, और यहाँ पर में है थोड़ा सा इधर साइड में प्रशांत महासागर है पूरा, मतलब थोड़ा और जाके इधर में, तो ये दो जो है आर्कटिक ओशियन और प्रशांत महासागर को जो जोड़ता है उसको बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। तो आर्कटिक ओशियन और, ठीक है, अच्छा यहाँ पर में देखिए अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन 2 बार आ गया है, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक महासागर 2 बार आ गया है, तो कोई बात नहीं। अब जब आ गया है तो हम लोग जो है हमारा आंसर उस हिसाब से लगाएंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बेरिंग स्ट्रेट जो है वो आर्कटिक ओशियन को जोड़ता है प्रशांत महासागर से, प्रशांत प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ये याद रखना था आप लोगों ने। अब कहीं पे भी आंसर दिया हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो बेरिंग स्ट्रेट आप लोगों को याद रखना है, यहाँ पर में आर्कटिक ओशियन है और यहाँ पर में है आप लोगों का पूरा पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक, ठीक है, ओशियन उसको जोड़ता है। ये है रशिया, ये है यूएसए का अलास्का पार्ट। अच्छा अलास्का वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, कितने लोगों को याद है? अगर आप लोग कहोगे तो मैं जितने भी अब तक सेशन हो चुके हैं, ठीक है, कम से कम पिछले आप लोगों के जो 30 सेशन हुए होंगे उनकी पूरी रिवीजन आप लोगों को करवा सकता हूँ। अगर करवा रही है तो मुझे कमेंट के अंदर में जरूर बताइएगा कि सर जी बिल्कुल करवा दीजिए, एक रिवीजन वाला सेशन लेंगे हम लोग, ठीक है, और उसके ऊपर में टेस्ट भी रख देंगे टीचिंग परीक्षा एप्लीकेशन के ऊपर में आप सभी लोगों के लिए। ओके, तो आप लोगों को उससे क्या होगा कि वो सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई है जो एग्जाम में आने वाली है वो आपको याद हो जाएंगी। आपको पता है ना कि ये रशिया से ही खरीदा था अलास्का, ठीक है, 1867 के अंदर में, ठीक है, 1867 के अंदर में खरीदा गया था। 1859 के अंदर में उसको जो है 49वां राज्य बनाया गया था। बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको बताया है, बट आप लोगों को उसको याद रखना है, उसको बेहतर तरीके से जो है वो प्रोसेसिंग करनी है आप लोगों ने, ठीक है। तो अगर आप कहोगे तो मैं बिल्कुल कर दूंगा, ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो बताते रहेंगे कमेंट के अंदर में, ठीक है। रशिया से खरीदा था, तो ये यहाँ पर में रशिया और अलास्का के बीच में, यहाँ पर में पूरा आपका आर्कटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन, और यहाँ पर में है बेरिंग स्ट्रेट, और यहाँ पर में है पूरा का पूरा आप लोगों का प्रशांत महासागर, ठीक है। तो आर्कटिक ओशियन को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट है, किस कारण के बढ़ने के कारण ओजोन क्षरण होता है? ओजोन, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से होता है? जल्दी से बताएंगे आप सभी के सभी। 1960 लाइक्स हो चुके हैं, हम लोग केवल 40 लाइक्स दूर है 2000 का आंकड़ा पार करने में। सभी लोग जल्दी जल्दी से अपना अपना यहाँ पर में योगदान देते रहेंगे। जी, तो किस कारण के बढ़ने के कारण ओजोन क्षरण होता है? तो ओजोन का जो क्षरण है या ओजोन का घटना जो है फ्रेंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्या आप लोगों का एसीज और वो जो बाकी की सारी चीजें होते हैं, कूलेंट्स होते हैं, उनमें से निकलता है ये, ठीक है। तो हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन और इन सारी चीजों को एलिमिनेट करना है। ओजोन की परत को बचाने के लिए जो एक कन्वेंशन हुआ था उसका नाम क्या था? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है। तो ओजोन की परत को बचाने के लिए जो कन्वेंशन आयोजित किया गया था उसका नाम था वियना कन्वेंशन। वो हुआ था आप लोगों का 1985 के अंदर में, 1985 में। उसके बाद में ओजोन की परत को बचाने के लिए
जो ऐसे मटेरियल है जो ओजोन की परत को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको खत्म करना, मतलब ऐसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को खत्म करने के लिए जो एक प्रोटोकॉल लाया गया था उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वो साइन हुआ था आपका 16 सितंबर 1987 में, ठीक है, 16 सितंबर 1987 के दिन, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप सभी सभी दोनों पॉइंट, और ये मैंने आपको पेड क्लास के अंदर में करवाया हुआ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। और जो इमेज वाला सेक्शन है मैं चाहता हूँ कि एक बड़ा हम लोग टेस्ट ले, जैसे अभी हम लोगों ने नॉलेज कैप्सूल का टेस्ट लिया था, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था नॉलेज कैप्सूल का टेस्ट, ठीक है। जो भी टॉप 10 स्टूडेंट्स आए थे उनमें हमने पहले तो गिफ्ट उनको बोला नहीं था कुछ मिलेगा, लेकिन हमने सरप्राइज आप लोगों को फिर दिया कि जो टॉप 10 स्टूडेंट्स है उनको जो है 3 लाख प्लस, पहले 2.5 लाख थे, अभी हम लोगों ने और 50,000 क्वेश्चन उसमें ऐड कर दिए, ठीक है। तो 3 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चन उसमें हो चुके हैं, ठीक है, आप लोगों के डिफरेंट एग्जाम्स के। तो वो उसकी पूरी टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दी जा रही है वो 10 स्टूडेंट्स को। चलिए अब आगे में एक और टेस्ट होंगे आपकी इमेज बेस्ड वाली, 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन है उसमें, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में पूरा का पूरा पढ़ लो। मुझे यकीन है कि अगर आपने ये पढ़ लिया आप लोगों का आधे से ज्यादा जो है वो प्रिपरेशन हो जाएंगे, आप कंपटीशन में बहुत आगे निकल चुके होंगे। ये एक तरीका है धीरे 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 आपको कराने का, ठीक है। जो छोटी छोटी चीजें, जो छोटा छोटा मेहनत आपसे करवा ले जा रही है टीचिंग परीक्षा के अंदर में, ओके, तो ये तरीका है। तो आप लोग जो है जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो जरूर करिएगा, और जो लोग नहीं जुड़े वो आज ही जुड़ जाए ताकि आप लोग ज्यादा लेट ना हो जाओ। चलो नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। आप जो टूथपेस्ट रोजाना इस्तेमाल करते हैं उसमें दांतों की सड़न से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? चलिए बताइए जल्दी से, देखते हैं पोल में कितने लोग आंसर कर पाते हैं। इमेज सेशन कहा है सर? मोना सिंह जी आपका आपके पेड कोर्स के अंदर में दिया हुआ है, टीआरई 4.0 के पेड कोर्स के अंदर में इन्फोग्राफिक्स के नाम से, इन्फोग्राफिक्स, जिसके अंदर में बहुत सारे इन्फोग्राफिक्स दिए और उसके नीचे में टेस्ट भी दी गई है। चलिए देखते कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। डिफरेंट आंसर्स आ रहे हैं अभी भी, ओके। चलिए बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं। जो टूथपेस्ट रोजाना इस्तेमाल करते हैं उसमें दांतों की सड़ने से लड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज इस्तेमाल होता है? तो ये आप लोगों को जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने आंसर लगा दिया है। कंटिन्यूअसली आंसर आ रहे हैं। डी आंसर केवल और केवल 35% लोगों ने आंसर लगाया, 35% जो लोग हैं उन्होंने आंसर लगाया है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, आप लोगों का सी आंसर लगाया 48% लोगों ने, 48% लोगों ने, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर में कॉम्पिटिशन आपका, और इसको जो है एनसीईआरटी से उठाया गया था इसको, और टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में आपको सारी एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करवा दी गई है, ठीक है। तो देखिए दंत मंजन आपके दांत साफ करते हैं, कुछ अपघर्षक खनिज जैसे सिलिका, चूना पत्थर और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, दांतों को गलने से रोकता है, ठीक है। फ्लोराइड नामक खनिज से ये प्राप्त होता है, फ्लोराइड आप लोगों का, और दंत मंजन के अंदर में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपका दंत मंजन टिटेनियम ऑक्साइड जो है ये दांतों को सफेद बनाता है ये आपका, ओके, ये भी याद रखना था आप लोगों ने। तो जो चमक को प्रदान करते हैं, जो चमक प्रदान करते हैं आप लोगों को, स्पार्कल देते हैं, ठीक है, वो आप लोगों का क्या है, वो माइका से होता है, अभ्रक से होता है, ठीक है, अभ्रक या माइका से। तो आप लोगों से क्या पूछा था? सड़न से बचाने के लिए, ठीक है, आपका कैविटीज और गलने से, सड़न से बचाने के लिए जो इस्तेमाल होता है वो फ्लोराइड है आप लोगों का, ठीक है, फ्लोराइड। तो क्वेश्चन ये आप लोगों का आया हुआ है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। तो सड़ने से बचाने के लिए, ठीक है, आप लोगों का इस्तेमाल जो होता है वो होता है फ्लोराइड का, ठीक है। ये कैविटीज से आपको बचाता है, दांतों के गलने से आपको बचाता है, ठीक है। टाइटेनियम ऑक्साइड जो है ये आप लोगों का आप लोगों को क्या करता है, आपके दांतों को साफ रखता है, ठीक है, सफेद रखता है। और वही अगर आपको चमक कौन प्रदान करता है आपके दांतों को, ठीक है, दांतों को चमक कौन प्रदान करता है आप लोगों की? तो माइका, अभ्रक, माइका प्रदान करता है। याद ये लिखो सभी लोग, जो 3 पॉइंट्स मैंने बताया आपको, फ्लोराइड कैविटी से बचाता है, ठीक है, माइका स्पार्कल देता है, और टाइटेनियम ऑक्साइड जो है आप लोगों को आपके दांतों को सफेद बनाए रखता है। चमक कौन देता है? माइका, ठीक है, अभ्रक, जिसको हिंदी में अभ्रक बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। टाइटेनियम ऑक्साइड आप लोगों का क्या करता है, आप लोगों का सफेद बनाए रखता है, और फ्लोराइड जो है वो गलने से बचाता है, कैविटीज से बचाता है। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों के कमेंट्स के अंदर में भी आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस तरीके से आप लोगों के और भी क्वेश्चंस करवा दूंगा आप लोगों को। लोकल टाइम ऑफ पटना, पटना का जो लोकल टाइम है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से आगे है या पीछे है? ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था जो एग्जाम के अंदर में आया आप लोगों का, ठीक है। अगर हम बात करेंगे पटना की, तो आप लोगों को एक चीज पता होना चाहिए उससे पहले कि हमारे भारत के अंदर में जो समय डिसाइड होता है वो डिसाइड कहाँ से होता है? हमारे भारत में से एक लाइन जाती है 82
डिग्री 30 मिनट ईस्ट वाली लाइन, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि 30 मिनट का मतलब आधा डिग्री होता है, 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री, तो 30 मिनट मतलब आधा डिग्री, तो इसको आप 82.5 डिग्री भी बोल सकते हो, ठीक है, ईस्ट में। अब ये जो लाइन है, इसके इधर वाले जितने भी एरियाज है, ठीक है, वो अहेड होते हैं, अहेड होते हैं मतलब उनका समय पहले हो जाता है, और इस लाइन के जितने भी बाद वाले हैं वो आप लोगों के क्या होते हैं, आप लोगों के बिहाइंड होते हैं, मतलब उनका समय इसके बाद में होता है। बट हमारे देश के अंदर में, ठीक है, दानिश सर की क्लास कितने बजे की है, उसको जो है सही सही समय पे सारे देश भर के बच्चे जो है एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच जाए, इसी वजह से भारत सरकार ने हमारी क्लास को देखते हुए, ठीक है, पूरे इंडिया के अंदर में सेम टाइम रखा हुआ है, ताकि आप लोग एग्जैक्ट सेम टाइम के ऊपर में पहुंचे, आप लोगों को ये ना रहो कि भाई कब कितने बजे की क्लास है, कितने बजे बुलाया दानिश सर। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि देखिए ये आप लोगों का जो है फ्रेंड स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन है आप लोगों की, जो यूपी से, ठीक है, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर जाती है ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो बिहार, पूरा का पूरा बिहार जो है फ्रेंड्स, ये पूरा बिहार इसके ईस्ट में है, और जितना ज्यादा ईस्ट में जाओगे उतना आप समय में आगे जाते जाओगे, ठीक है, समय में आगे जाते जाओगे। तो पटना बिहार के अंदर में, तो वो समय में आगे है, ठीक है, अहेड है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के एक्चुअल में, ठीक है, आगे है। बट समय पूरे इंडिया में एक ही दिखाता है घड़ी में, क्योंकि हम ये वाला जो समय होता है, ये 82.5 डिग्री ईस्ट वाला जो समय होता है, उसको पूरे भारत पर हमने लागू किया है। बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे, अगर आपने सच में ये सोचा कि नहीं मेरे को तो पटना के एक्चुअल टाइम के हिसाब से चलना है और पटना में खड़े हो, तो फिर आपका समय जो है थोड़ा सा आगे होगा। अगर मान लो यहाँ पर में 1 बज रहे हैं, तो यहाँ पर में हो सकता है आप लोगों का 1:05 हो रहा हो, ठीक है। इस तरीके से ये वर्क करता है आपका, ठीक है। चलिए, तो हम जो है इस लाइन के इधर साइड में जितने भी रहेंगे वो आगे रहेंगे, ठीक है, और इधर वाले जितने भी रहेंगे वो पीछे रहेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के। ये पूरा का पूरा मैप जो है फ्रेंड्स टीआरई 4.0 की बैच में, टीचिंग परीक्षा की बैच के अंदर में एचडी मैप्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। आप देख भी सकते हो यहाँ पर मैं, आप पूरा जूम करके अच्छे से पूरा इसको पढ़ सकते हो, आप लोगों का कहाँ कहाँ से जारी है, कितनी है। ये भी क्वेश्चन आया था, आपको पता है ना, ठीक है, भारत का पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है, उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, ये पूरा का पूरा आपका कहाँ पर में काटती है ये लाइन एक दूसरे को। अगर यहाँ से हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया तो भारत का विस्तार कहाँ से है, 87 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, उत्तर और दक्षिण सब कुछ हम लोगों ने यहाँ पर में लिया हुआ है आप लोगों का, ठीक है। तो ये मैप और इसके तरह इसके जैसे कई सारे मैप आपको एचडी क्वालिटी के अंदर में टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स में अवेलेबल है। नाउ फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन का आपको बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। तो आपसे पढ़ने के बाद जो फीलिंग आती है, सरना बहुत अच्छी आती है, मतलब कि अलग ही जज्बा रहता है कि हम और पढ़ेंगे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच प्रवीण कुमार मौर्य जी। ब्लैंक समाचार पत्र एनी बेजेंट द्वारा प्रकाशित किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, एनी बेजेंट जो है, ओके, एक आयरिश ब्रिटिश महिला थी। जब इनका जन्म हुआ, आयरलैंड जो है वो ब्रिटेन के कब्जे में था, इसलिए आयरिश ब्रिटिश इनको कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने जो न्यूज़पेपर प्रकाशित किए उनके में से, ठीक है, कौन सा वाला न्यूज़पेपर यहाँ पर में दिया हुआ है, चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे और जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे। 3200 बच्चे देख रहे हैं, 2200 लाइक्स हुए हैं, ठीक है, बहुत नाइंसाफी है ये। सभी बच्चे जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर देंगे, सभी के सभी लोग, ठीक है। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के, और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स की देखिए, जो है न्यू इंडिया यहाँ पर में, ठीक है, न्यू जो इंडिया है, न्यू इंडिया ये नाम का अखबार जो है इन्होंने निकाला था, ठीक है, और कॉमनवेल्थ नाम का अखबार इन्होंने निकाला था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबव आपका। यंग इंडिया जो है ये गांधी जी ने निकाला था, ठीक है, गांधी जी ने निकाला था, ठीक है, इसी वजह से ये नहीं होगा। तो ए और सी है, तो आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है, मोर देन वन ऑफ दी अबव इज द आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। कितने परसेंट लोगों ने आंसर किया पता है आप लोगों को? केवल 14% लोगों ने, 14% लोगों ने, केवल 14% लोगों ने सही आंसर किया। ये आप लोगों को जब हम लोगों ने नेशनल मूवमेंट पढ़ा हुआ था, ठीक है, टीआरई 4.0 की ओल्ड बैच में, न्यू बैच में हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में और उसका भी एडवांस वाला वर्जन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप उसमें भी देखो, मैं पढ़ाऊंगा, पहले भी मैंने पढ़ाया था, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ इन्होंने बनाया, ठीक है। भारत के अंदर में थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से भारत के अंदर में आई थी एनी बेजेंट, थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से। साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि जो एनी बेजेंट है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा थी। कौन से साल में बनी थी ये अध्यक्ष, आप लोग बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए आप लोग।
कौन से साल में बनी थी? चलिए 1917 के अंदर में बनी थी। कौन सा जगह थी वो? कोलकाता, कलकत्ता के अंदर में। ठीक है, गुड। नाउ फ्रेंड्स, अब आप लोगों को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर मैं कि आप लोगों के लिए, ठीक है, संडे के दिन हम लोगों ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाली क्लास जो है आप लोगों की उसका भी आयोजन किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए भाई आप तैयार रहिएगा। आप इस सेशन के बाद में जब ये सेशन खत्म होगा उसके बाद में आप वहां जाओगे। ठीक है, वहां पर में जाकर आप सभी लोगों ने क्या करना है, सेशन को लाइक कर देना है और नोटिफाई मी का बटन भी आप लोगों ने दबा देना है। ठीक है, संडे के दिन 1 बजे हम लोग एक बड़ा सेशन जो है वो करने वाले हैं बिहार स्पेसिफिक, और उसके अंदर में बहुत सारी न्यू चीजें जो है हम लोग सीखेंगे उसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए, खनिजों का कौन सा समूह अलौह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? अलौह, देखो धातु होनी चाहिए, ठीक है, और अलौह होनी चाहिए, मतलब उसमें लोहा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोग यहां पर मैं देखोगे लोहा अयस्क के अंदर में लोहा होगा कि नहीं होगा, ये बताओ आप लोग। बस मुझे इतनी बात बताओ, लोहे के अयस्क में लोहा, आयरन ओर में लोहा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, लोहा होगा आप लोगों का। ठीक है, लेकिन बाकी का हमें चेक करना पड़ेगा। सोना, तांबा और चांदी, इनमें से किसी में भी लोहा नहीं है। ठीक है, कॉपर में लोहा नहीं है, निकल में भी लोहा नहीं होता है आप लोगों का। ठीक है, निकल, कार्बन, स्टील, ठीक है, निकल के अंदर में भी लोहा नहीं होता है, इसमें भी निकल, जिंक और आयरन ओर के अंदर में भी नहीं होता है। तो कौन सा है आप लोगों का यहाँ पर मैं आंसर हो जाएगा आप लोगों का? देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं अलौह का पूछा था आप लोगों से। ठीक है, आयरन और आयरन का पूरा ही नहीं, आप लोगों से अलौह का पूछा है। तो इसमें लौह है, तो ये आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का। क्यों नहीं हो सकता ये वाला आंसर? क्योंकि इसके अंदर में लोहा है। आपसे अलौह बोला है, नॉन फेरस, फेरस का मतलब ही होता है आयरन। ठीक है, नॉन फेरस आप लोगों से बोला है, जिसमें लोहा ना हो। ठीक है, ये पिग आयरन है, तो आयरन तो इसके अंदर में होगा ही आप लोगों का, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, कार्बन, स्टील, देखिए जो भी स्टील होता है ना उसके अंदर में आयरन होता ही है, आयरन से ही बनता है स्टील, आयरन के अंदर में। ठीक है, कार्बन और बाकी सारी चीजों को मिलाकर उसमें स्टील बनाया जाता है, तो स्टील के अंदर में भी आयरन होता है, तो ये भी आप लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। गोल्ड, कॉपर और सिल्वर, ये ऐसे मेटल से आप लोगों के जिसके अंदर में, ठीक है, जिसके अंदर में लोहा नहीं है। गोल्ड, लोहा, गोल्ड में सुन थोड़ी ना लोहा होता है, कॉपर में भी लोहा नहीं होता, सिल्वर में भी लोहा नहीं होता, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप लोगों से नॉन फेरस पूछा था, अलौह। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए खनिज जो है दो प्रकार के होते हैं, एक धात्विक होते हैं धातु, और एक होते हैं अधात्विक, अधातु, नॉन मेटेलिक। जो मेटल्स होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, ये आपके क्लास 8 की ज्योग्राफी में दिया हुआ है और टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर हमने उपलब्ध करा दिया आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, प्लस आपको डू यू नो वाली सीरीज के अंदर में भी इस तरीके के इन्फोग्राफिक्स आपको दिए हैं, तो प्लीज उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करिए आप लोग। फेरस और नॉन फेरस, ठीक है, मतलब जिसमें लोहा होगा और वो मेटल भी होगा तो उसको लौह धात्विक खनिज बोला जाएगा, फेरस मेटेलिक मिनरल बोला जाएगा। और अगर ऐसा कोई मेटल है जिसमें लोहा ना हो, जैसे सोना है उसमें कोई लोहा थोड़ी है, कॉपर है उसमें लोहा नहीं है, ठीक है, तो ये नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल है, जो ऐसे मेटल जिसमें लोहा ना हो। ठीक है, तो आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सारे के सारे आप लोगों के और के एग्जाम्पल है। ठीक है, अब मैं मिनरल की बात करूं तो ऐसे मिनरल जिसके अंदर में लोहा होता है वो है आयरन और, उसमें तो लोहा होएगा ही ना। ठीक है, मैंगनीज में लोहा होता है, क्रोमाइट के अंदर में भी लोहा होता है। ठीक है, स्टील जो होता है ना आप लोगों का, इसमें भी लोहा होता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, स्टील के अंदर में। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, वैसे स्टील जो है वो आपका एलॉय है, ठीक है, मिश्र धातु है। नॉन फेरस मिनरल्स की बात करेंगे तो ऐसा जिसके अंदर में लोहा ना हो, ठीक है, आयरन ना हो, मिनरल है लेकिन उसमें लोहा नहीं होता, डज नॉट कंटेन आयरन, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, ठीक है, और बाकी के जितने भी आपके एलिमेंट्स है वो सारे के सारे। तो ये याद रखेंगे आप सभी के सभी फ्रेंड्स की फेरस और नॉन फेरस के अंदर में क्या फर्क है आप लोगों का। बाकी ऐसे भी होते हैं जो अधात्विक होते हैं, मतलब कोई धातु है ही नहीं वो, जैसे चूना पत्थर, ना तो वो धातु है ना अधातु है। ठीक है, चूना पत्थर, तो वो अधात्विक मिनरल के अंदर में आएगा आपका। अब्रक, माइका, जिप्सम, ये सारे के सारे आप लोगों के ऐसे एग्जाम्पल है जो अधात्विक की कैटेगरी के अंदर में आते हैं, नॉन मेटेलिक के कैटेगरी के अंदर में आते हैं, क्योंकि वो मेटल है ही नहीं। हिंदी में भी पूरा का पूरा दिया हुआ है आप लोगों का फ्रेंड्स, तो आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मैं बता दूं जितने भी टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब क्लास की जितनी भी पीडीएफ होती है वो आप लोगों को ऐप के ऊपर में भी उपलब्ध हो जाती है विथ क्विज, तो आप लोगों के लिए और ज्यादा फायदे की बात है। ठीक है, तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के चारों ओर एक क्या है? ठीक है, रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में एक क्वेश्चन तो ये भी बन गया आप लोगों का, आपको बताना है ये क्या है।
चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, रिंग ऑफ फायर की बात करेंगे तो प्रशांत महासागर के चारों ओर जो है ये क्या है, वोल्केनो का एक ढांचा है पूरा। आप लोग देखोगे यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनोज है, ठीक है, ऐसा ये रिंग के आकार का दिखाई देता है, इसी वजह से इसको, ठीक है, रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। कभी भी फट सकते हैं ना वो, इसी वजह से। तो रिंग ऑफ फायर वोल्केनोज का पूरा एक वलय है, तो वोल्केनोज का वलय है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है ये, लेकिन जो है अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वोल्केनोज यहाँ पर में आप लोगों को पाए जाते हैं यहाँ पर में, इसी वजह से इसको जो है वो रिंग ऑफ फायर बोला जाता है। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ है, प्रशांत महासागर के अंदर में, ठीक है, ज्वालामुखी जो है पूरी संरचना है वहां पर में आपको मिलेंगी। पंचायती राज व्यवस्था को किस संशोधित अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था और यह किस सरकार के कार्यकाल के दौरान हुआ था? देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की अगर बात करेंगे हम लोग तो बहुत ही सिंपल सी बात है। पंचायती राज व्यवस्था जो है आप लोगों का, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आई थी 1992 में। उस समय में पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय में, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। तो दोनों ही चीज यहाँ पर मैं आपकी कवर हो गई कि भाई कौन थे, ठीक है, उस समय में प्रधानमंत्री, और साथ ही साथ कौन से नंबर का संविधान संशोधन था, ये भी आप लोगों का कवर हो गया। तो दोनों पॉइंट्स आप लोगों के कवर हो गए, इस तरीके से आप लोगों ने इसको याद रखना था, ठीक है। चलिए, 2584 लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, 3300 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे और कमेंट के अंदर में मुझे बता दीजिए कि आपका, ठीक है, जो पंचायती राज है, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के जरिए जो है वो लागू हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव उस समय में प्रधानमंत्री थे। उस समय में भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये भी बता देंगे आप सभी के सभी, ठीक है। ओके, भाग क्या है सर इसका, तो चलिए ये भी मैं बता देता हूँ, किसी ने पूछा यहाँ पर में, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर में पंचायती राज का, तो भाग नंबर जो है इसका आता है आपका 9, भाग या पार्ट नंबर जो होता है आपका वो है इसका 9, ठीक है, 9। और 9 को जो है रोमन के अंदर में इस तरीके से लिखते हैं, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। अब ये तो हो गई भाग की, पार्ट नंबर की बात आप लोगों की। वही अगर अनुसूची की बात कर लिया जाए आप लोगों से, अनुसूची, ठीक है, तो अनुसूची भी बता देता हूँ, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों का, जिसको शेड्यूल बोलते हो आप लोग, ठीक है, शेड्यूल। तो ये शेड्यूल नंबर जो है आप लोगों का आता है 11वां, 11th नंबर का। तो भाग नंबर 9 है और शेड्यूल नंबर 11 है उसका। ये पूरा डिटेल में मैंने पॉलिटी की क्लास के अंदर में करवाया आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से दीजिए इसको। शंकर दयाल शर्मा जो है वो बिल्कुल राष्ट्रपति थे उस समय में, किसी ने लिखा भी है, बहुत बढ़िया, शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, उन्होंने ही हस्ताक्षर किए थे इसको, बिल को पास करवाने के ऊपर में। संविधान संशोधन, जो भी बिल होता है, संविधान संशोधन हो या कोई भी हो, उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर जब तक करेगा नहीं तब तक उसको जो है कानून नहीं माना जाता ना, उसको बिल ही माना जाता है केवल। तो शंकर दयाल शर्मा थे जिन्होंने उस पर साइन किया था, ठीक है। चलिए, तो पीवी ये है नरसिम्हा राव, ठीक है। अभी हाल ही में इनको जो है फ्रेंड्स भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, आपको पता है ना, पीवी नरसिम्हा राव को। कितने लोगों को पता था इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? याद रखना है आप लोगों ने, अभी थोड़े दिन से पहले इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वाला कथन सही है? अगर मैं बात करूं रॉलेट सत्याग्रह की, तो रॉलेट सत्याग्रह जो है फ्रेंड्स, ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ किया गया था 1919 के अंदर में, ठीक है। ये एक्ट जो था आपका, ये एक्ट जो है लाया गया था रॉलेट, ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919। इसके जरिए ये किया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है या कुछ भी करता है, तो उसको बिना किसी जो है सबूत के, बिना जज के सामने पेश किए 2 साल तक पुलिस अपने पास में रख सकती थी। 2 साल तक बिना किसी वकील दलील के जो है इनको अपने पास में रख सकती थी। ये बहुत ही काला कानून था, ठीक है, एक शैतानी करतूत वाला कानून था, क्योंकि किसी को भी उठा के लेके जा सकती थी, ठीक है। पुलिस के पावर बढ़ा दिए गए थे, ठीक है। आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको खत्म कर दिया गया था, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी को भी, कोई भी अगर मान लीजिए कि सरकार के खिलाफ बोल रहा है, तो उसको टेररिस्ट बोलकर, ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। तो ये व्हाइट कानून तो था नहीं, ठीक है। ओके, फ्रीडम भी नहीं दिया था इन्होंने प्रेस को। इन्होंने क्या किया था, पुलिस को अधिकार दे दिए थे कि भाई आप जो है किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं टेररिस्ट बोलकर, अगर किसी ने भी सरकार के खिलाफ कुछ भी बोला तो, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आप लोगों का, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और कितने लोग एक्साइटेड है संडे की क्लास के लिए वो मुझे बता देंगे। संडे की क्लास में हम लोग जो है फ्रेंड्स परसों के दिन बिहार स्पेसिफिक एक सेशन लेने वाले हैं, जिसके अंदर में हम लोग बिहार की मिट्टी, ठीक है, बिहार का भूगोल, ठीक है, बिहार का नेशनल मूवमेंट के अंदर में क्या योगदान रहा है, जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अक्सर आप लोगों से, ठीक है, उसको देखेंगे हम लोग। साथ ही साथ हम देखेंगे कि अलग अलग जो जगह है बिहार की, वहां से कौन कौन सी फसलें उगती है, राइस में सबसे आगे कौन सा है, व्हीट में कौन सा है, केले में कौन सा है, ठीक है, आपका लीची में कौन सा है,
मखाने में कौन सा, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती है एग्जाम के अंदर में, तो उन सारी चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अर्थव्यवस्था को डिस्कस करेंगे, बिहार की, बिहार के अंदर में जो न्यू स्कीम्स आई उनको भी डिस्कस करेंगे। तो सभी के सभी बच्चे, ठीक है, इस सेशन के बाद में जाकर जो है वहां पर मैं आंसर उसको सेशन को लाइक कर देंगे और नोटिफाई मी का बटन भी दबा देंगे। केप ऑफ गुड होप को 1488 में किसने खोजा था? अब ये केप ऑफ गुड होप क्या है समझो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अफ्रीका के अंदर में, यहाँ पर मैं नीचे में, ये है केप ऑफ गुड होप। एक्चुअल में ये जगह ऐसी जगह है कि इसके आगे जाकर कोई ना कोई नई भूमि आपको मिलेगी, इसी वजह से इसका नाम रखा गया था आशा का अंतरद्वीप। ठीक है, तो आशा है, यहाँ से एक होप है कि यहाँ से आगे जितना भी जाएंगे एक कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ तक पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ तक पहुंचने वाला व्यक्ति जो था फ्रेंड्स आपका था वो बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने 1488 के अंदर में जो है इन्होंने किया था। तो बार्थोलोम्यू डियाज जो है इन्होंने 1488 के अंदर में जो है केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी के सभी इस क्वेश्चन को। ये आप लोगों के जो है जीएस के साथ साथ में आप लोगों का, अगर आप एसएसटी से दे रहे हो तो वहां पर में भी ये क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। इवन एस्टेट के अंदर में आ सकता है, बी एस्टेट के अंदर में आ सकता है, डी ट्रिपल एसबी में तो मल्टीपल टाइम आ चुका है ये क्वेश्चन आप लोगों का, केवीएस के अंदर में, और बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोम्यू डियाज, इसी रास्ते के ऊपर में चलकर, ठीक है, बाद में जो है वो वास्को डी गामा भी केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा और फिर बाद में उसने भारत की खोज की थी। ठीक है, तो ये केप ऑफ गुड होप का खोजना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे जो है मानव इतिहास के अंदर में। तो दक्षिणतम बिंदु, उत्तम आशा अंतरिप, इसको बोला जाता है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, चलिए, तो 1488 के अंदर में था ये वाला चीज आप लोगों का, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, इसके आंसर्स आप लोग मुझे देंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग मुझे ये बताएंगे कि सबसे पहले तो ब्लैंक ने विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया, जो कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने करवाया था ये बता देंगे आप सभी के सभी। ठीक है, तो हरमंदिर साहिब का निर्माण जो है फ्रेंड्स ये गुरु अर्जन देव जी ने करवाना स्टार्ट किया था। गुरु रामदास जी को अकबर ने 500 बीघा जमीन गिफ्ट में दी थी। उनके बाद में जो गुरु आए, गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने इसका निर्माण करवाना उस जगह पे अमृतसर के अंदर में, ठीक है, जो जमीन गुरु रामदास जी को अकबर ने दी थी, ठीक है, उस जगह पे गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदिर साहिब का निर्माण शुरू करवाया। ठीक है, बाद में उसके ऊपर में सोने की जो परत है वो बाद में चढ़ाई गई, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा। ठीक है, इसी वजह से हम इसको स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, अदरवाइज उसका एक्चुअल नाम हरमंदिर साहिब है। तो हरमंदिर साहिब का निर्माण कार्य शुरू करवाया था गुरु अर्जन देव जी ने। लेकिन वो जो जगह है पूरी 500 बीघा जमीन, वो किसको मिली थी? गुरु रामदास जी को मिली थी, ठीक है, अकबर के द्वारा। तो ये भी पॉइंट है। 2814 लाइक्स हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से जो है फ्रेंड्स आप सभी के सभी जितने भी बच्चे बचे हुए सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ताकि हम इसी तरीके से आगे में भी जो है आपके सेशंस करते रहे। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा फ्रेंड्स, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये सेशन होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, संडे के दिन अगर आप सभी लोग तैयार है, ठीक है, तो हाथ ऊपर करके बता देंगे और वहां जाके भी लिख देंगे उस सेशन के ऊपर में भी, ठीक है, कि जी सर बिल्कुल हम लोग तैयार है। दो दिन जो है फ्रेंड्स आप लोगों से यहाँ पर मैं सवाल में पूछना चाहूंगा। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श किससे सम्मिलित है? वेलफेयर स्टेट। ये पॉलिटी की अभी क्लास के अंदर में मैंने करवाया था आप लोगों को, अगर जितने भी बच्चे पेड क्लास में न्यू बैच में भी अगर होंगे उनमें उनको भी पता होगा। हमने जो है कौन सी चीज कौन से देश से उधार ली है हमारे संविधान में, वो हमने चैप्टर किया हुआ है। अलग अलग जो चीजें हमारे संविधान के अंदर में जो हमने अलग अलग देशों से ली है, उनमें से एक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें कल्याणकारी राज्य की बात की गई है। कल्याणकारी राज्य, कल्याणकारी या लोक हितकारी भी इसको बोला जाता है। तो कल्याणकारी या लोक हितकारी राज्य बनाएंगे, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया गया है। ये हमारे भारत के संविधान का पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 या चैप्टर नंबर 4, भाग नंबर 4, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक के आर्टिकल्स इसके अंदर में दिए हैं। हमने कौन से देश से लिया है ये जल्दी से जितने भी बच्चे वो बता देंगे। डीपीएसपी हमने कौन से देश से लिया है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो डीपीएसपी कौन से देश से लिया गया है ये आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। डीपीएसपी कौन से देश से लिया गया है कमेंट करना है सभी लोगों ने। ठीक है, और उस जगह पे भी जाके कमेंट कर दीजिएगा आप सभी लोग। साथ ही साथ मैंने आज आप लोगों को जो पढ़ाया है उनमें से कुछ पॉइंट्स है आप लोगों के, वो भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, आपको बताना है कि पंचायती राज जब लागू हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंचायती राज के समय में, ठीक है, प्रधानमंत्री पीएम कौन थे देश के, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओगे। उस जगह पे उस सेशन पे जाकर आप लोग कर दोगे। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग ऑफ फायर
नाम से जो चीज है वो कौन से वाले ओशियन में मिलती है, कौन से वाले सागर में या कौन से वाले महासागर के अंदर में मिलती है, ये आप बताओगे मुझे। जिस भी बच्चे ने इसको पूरा देखा अच्छे से वो आंसर कर पाएगा। आप लोग बताना है कि ओजोन डे कब मनाते हैं हम लोग, ओजोन डे, ठीक है, कब मनाते हैं ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो जल्दी से आप लोग उस जगह उस सेशन पे आ जाइए, ठीक है, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। और सेशन को लाइक जरूर कर देना है, देखते कितने जो है यहाँ पर मैं लाइक आप लोग कर पाते हैं। यहाँ पर अभी मैं आपको बता दूं कि 3300 से ज्यादा 3400 के करीब करीब बच्चे यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। देखना है कि कितने बच्चे उस सेशन पर आकर लॉयल्टी के साथ में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। आप लोग खुद भी चेक कीजिएगा कि कितने लॉयल होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अगर सही होता, सारे के सारे बच्चे लॉयल होते तो क्या होता, अभी आप देखते हैं कि वहां पर मैं 3300 लाइक्स हो चुके होते हैं उस जगह पे जाकर। लेकिन आप खुद देखिएगा कि कितने बच्चे जाकर वहां पर में करते हैं। तो जो अदर स्टूडेंट्स है, जो लॉयल स्टूडेंट्स है, उनको भी समझ में आ जाएगा कि दुनिया कैसी होती है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलता हूँ आप लोगों से कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर में जाकर आप लोग वहां पर में सेशन को लाइक करके नोटिफाई मी का बटन दबा देना है आप लोगों ने, और बार लिख भी देना है आप लोगों ने, ठीक है, कि दबा दिया है सर।